नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्र चैनल पर। वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। उत्तराखंड में प्रत्येक वर्ष महीनों पहले ही चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस बार भी यात्रा की तैयारियां तेज हैं, लेकिन विपक्ष के कुछ सवाल हैं। सीएम धामी लगातार बैठकें कर रहे हैं और अधिकारी मौके पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। 30 अप्रैल से विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लिहाजा इन दिनों तैयारियां तेज हैं। एक तरफ जहां राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में बैठक कर विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कई विभागों के सचिव स्तर के अधिकारी मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का ले रहे हैं। देहरादून में हुई बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों से कहा कि संवेदनशील स्थलों की लगातार मॉनिटरिंग की जाए, यात्रा मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या भी बढ़ाई जाए, यात्रियों की सहायता के लिए जगह जगह हेल्प डेस्क स्थापित किए जाए, यात्रा मार्गों पर आने वाले बाजार क्षेत्रों में पुरुष और महिला यात्रियों के लिए मोबाइल टॉयलेट्स की व्यवस्था की जाए, साथ ही स्थानीय लोगों की खाली जमीन को अस्थायी पार्किंग के रूप में भी इस्तेमाल किया जाए। सरकार के दावों पर विपक्ष के कुछ सवाल हैं, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 35 दिनों के बाद यात्रा फिर से प्रारंभ। इस बार भी बड़ी संख्या में लगभग 15 लाख के लगभग अभी तक रजिस्ट्रेशन हो गए, जबकि अभी हमने 60% रजिस्ट्रेशन ही कर रहे हैं, 40% छोड़ रखा है। तो अब ये संख्या मान के चलिए कि 25 लाख के लगभग हो गई होगी, ऑफलाइन ऑनलाइन सब मिला के। और हमारा ये संकल्प है, जो भी तीर्थयात्री भक्तगण श्रद्धालु देवभूमि उत्तराखंड आएंगे, सभी हमारे चारों धामों के दर्शन करेंगे और उनके दर्शन अच्छे हों, सकुशल और सुरक्षित हों, उसके लिए सारे प्रावधान कर रहे हैं। पिछले वर्षों में जो यात्रा के हमको अनुभव मिले हैं और जो भी तीर्थयात्री आते हैं, उनकी सबसे पहले उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। चार धाम यात्रा को लेकर न सिर्फ सीएम धामी गंभीर दिख रहे हैं, बल्कि नवनियुक्त मुख्य सचिव भी एक्टिव हैं। राज्य के 4 सीनियर अधिकारियों को चार धाम की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दी गई है। जिन अधिकारियों को जिम्मा दिया गया, उसमें सचिव युगल किशोर पंत को देहरादून से केदारनाथ की जिम्मेदारी दी गई है, सचिव आर राजेश कुमार को बद्रीनाथ धाम मार्ग की जिम्मेदारी दी गई है, सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम को गंगोत्री धाम की जिम्मेदारी और सचिव नीरज खैरवाल को यमुनोत्री धाम की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि इस बार किसी तरह के दिक्कतों का सामना न करना पड़े। देखिए, उत्तराखंड की जो चार धाम यात्रा है, ये उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाती है और हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम हो, व्यवस्थित हो, सुरक्षित हो और आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है और संकल्पबद्ध इसके लिए सरकार है। 30 कर लिया जाए। पिछले वर्षों के जिस प्रकार से लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष सारे पिछले रिकॉर्ड श्रद्धालु होने वाले हैं और सरकार लगातार सुरक्षित यात्रा के लिए, व्यवस्थित यात्रा के लिए और सुगम यात्रा के लिए कार्य कर रही है। तैयारियों के बीच केदारनाथ धाम यात्रा के लिए 8 अप्रैल से हेली सेवा की बुकिंग शुरू हो गई है। पहले चरण के तहत 2 मई से 31 मई तक हेली टिकट की बुकिंग की जा रही है। पुलिस साइबर ठगों पर भी नजर रख रही है। दरअसल केदारनाथ हेली सेवा टिकट बुकिंग के नाम पर हर साल साइबर ठग आम श्रद्धालुओं को अपने जाल में फंसाकर उनसे बड़ी ठगी करते हैं। हालांकि इस बार उत्तराखंड एसटीएफ ने भी साइबर ठगों से निपटने और फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए टीम का गठन किया है। यह टीम सोशल मीडिया पर निगरानी रख रही है, साथ ही श्रद्धालुओं को जागरूक करेगी ताकि वो किसी भी तरह से फ्रॉड के शिकार ना हो। यात्रियों की संख्या बढ़ने से विपक्ष भी खुश है, लेकिन कुछ सवालों के साथ। चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर के सरकारी स्तर पर बड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अभी तक 25 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा ली है। अच्छी बात है, उत्तराखंड में श्रद्धालु वैसे भी हर साल चार धामों में दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन उनको असुविधाओं का सामना भी करना पड़ता है। और पिछले वर्षों में हमने देखा कि श्रद्धालुओं ने वीडियो बना करके सरकार के दावों की पोल खोलने का काम किया है। इसी से घबरा करके इस बार सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का काम सरकार कर रही है।
आप लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं। अगर श्रद्धालु असुविधाओं की वीडियो बना करके सरकार को चेताने और जगाने का काम करते हैं तो इसमें सरकार को बुरा मानने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अपनी व्यवस्थाओं में सुधार करना चाहिए, लेकिन सरकार व्यवस्थाएं सुधारती नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव हमेशा चार धाम यात्रा में देखने को मिलता है। श्रद्धालुओं को रहने खाने की, यातायात की बड़ी भारी मात्रा में परेशानी होती है और पिछले बार तो हमने देखा था कि बिना दर्शनों के श्रद्धालु वापस लौटने के लिए मजबूर हुए थे। चारों धाम में रील्स बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश से 30 मीटर के दायरे में कोई रील्स बनाते पकड़ा गया तो कार्रवाई की जाएगी। हर साल की तरह इस बार भी भारी भीड़ की उम्मीद है, इसीलिए इस बार चार धाम यात्रा में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था पर पूर्ण रोक लगा दी गई है, जिसका मकसद यात्रा को सभी के लिए समान और सुगम बनाना है। खबर है इस संबंध में सभी राज्यों को सूचित कर दिया गया है कि अगर उनके राज्य से कोई वीआईपी आते हैं तो उनका स्वागत तो होगा, लेकिन एक आम श्रद्धालु की तरह। इस बार सरकार धरातल पर कितनी व्यवस्थाएं सुधारती है, इसकी पोल पट्टी तो तब खुलेगी जब यात्रा शुरू होगी। लेकिन अभी हमने यमुनोत्री धाम में देखा, वहां पर हक हकूकधारियों ने प्रदर्शन करना पड़ा, क्योंकि वहां पर जो मूलभूत काम होने चाहिए थे वो भी अभी तक नहीं कराए गए थे। तो सरकार चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर के कितना गंभीर है, उसके सैंपल तो अभी से नजर आने लगे हैं। सरकार अगर चारधाम यात्रा व्यवस्थित रूप से चलाना चाहती है तो दावों से ज्यादा व्यवस्था सुधार उसको ध्यान देना चाहिए। और देखते हैं अगर चारधाम यात्रा व्यवस्थित तरीके से चलती है, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं होती है, तो ये प्रसन्नता की बात होगी। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि प्रदेश की छवि खराब ना हो और चारधाम यात्रा व्यवस्थित तरीके से और सकुशल तरीके से संपन्न। खास बात यह है कि इस बार यात्रा में खाद्य विभाग स्थानीय स्तर पर उत्पादित मिलेट्स और अन्य तो उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज हैं। 30 अप्रैल से मां गंगा और मां यमुना के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद 2 तारीख को भगवान केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और उसके बाद 4 तारीख को बद्री विशाल भगवान के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा की विधिवत शुरुआत उत्तराखंड में हो जाएगी। इस बार अगर यात्रा को देखें तो पिछले वर्ष की यात्रा से करीब 10 दिन पहले यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसे अच्छा माना जा रहा है। इसके साथ ही अगर बात की है, उनकी संख्या ये बताती है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो सारे पिछले यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या के रिकॉर्ड ये यात्रा तोड़ सकती है। लेकिन जितनी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, तो तैयारियां भी होनी चाहिए। हालांकि सरकार के दावे हैं कि तैयारियां पूरी हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री कई बैठकें ले चुके हैं। आज भी सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें दिशा निर्देश जारी किए गए। लेकिन चारधाम यात्रा की तैयारियों में बढ़ते हुए श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर विपक्ष भी खुश है, लेकिन कुछ सवालों के साथ है कि सरकार की तैयारियां क्या हैं। पिछले वर्षों के कई उदाहरण भी विपक्ष देता हुआ नजर आ रहा है। इसी बात को लेकर चर्चा करते हैं और महत्वपूर्ण चर्चा है चारधाम यात्रा को लेकर। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचौली जी स्टूडियो मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है प्रेम पंचौली जी। हमारे साथ प्रमोद कप्रवाण शास्त्री जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आपका शास्त्री जी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजेश बिष्ट जी जुड़े हुए हैं वर्चुअली। राजेश जी आपका बहुत स्वागत है। उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे साथ दीपक रावत जी हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल राजेश जी आपसे है, चारधाम यात्रा, विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की जो तैयारियां हैं उसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है? इस बार क्या कुछ नया है? जो बढ़ती हुई संख्या अगर यहाँ पर आती है, जो आंकड़े अभी ऑनलाइन दिखाई दे रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के, तो उसको देखते हुए आप लोगों की कितनी तैयारियां हैं ताकि यात्रा को सुव्यवस्थित और सुगम तरीके से संपन्न किया जा सके? और रवि भाई, जिस तरीके से मैं आपकी रिपोर्ट को देख रहा हूँ, लगभग सभी साथियों ने वो रिपोर्ट देखी होगी जी। उस रिपोर्ट से अपने आप में मुझे लगता है कि प्रमाण हो रहा है कि जो यात्रा की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा या जो संबंधित अधिकारी हैं जिनको निर्देशित करके उन जगहों पे जहां से यात्रा के लिए सुगम मार्ग, पेयजल व्यवस्था, लोगों के रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, जागरूकता अभियान, पार्किंग स्थल, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और खास तौर पे स्क्रीनिंग के जो पॉइंट्स बढ़ाए गए हैं, अगर हम क्षेत्र में देखें तो वहां के लिए कहाँ पे किन लोगों के बीमार या कोई अकुशल होने की परिस्थिति में उनको सुविधा कैसे दी जाएगी, उन सब चीज को बड़ी गंभीरता से लेते हुए आज जिस प्रकार से
संबंधित अधिकारी वहां पे गए थे। ये अपने आप अपने हमारे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये संकेत है कि आप आइए, आपकी यात्रा सुगम होने वाली है, सुरक्षित होने वाली है। और सरकार पिछले सारे अनुभव जो प्रतिवर्ष हर एक सरकार को, चाहे भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है, पूर्व सरकार है, उन सबको समय समय पे नए अनुभव देकर जाती है। अब प्रकृति की जब हम बात करते हैं जी जी तो हमें समझ आता है प्रकृति का जिस भी तरीके से, चाहे अधिक वर्षा होना, भूस्खलन होना, ये किसी भी सरकार के हाथ में नहीं है, व्यक्ति विशेष के हाथ में है। उन चीजों की और उन परिस्थितियों का भी सामना करने के लिए प्रदेश सरकार ने गंभीरता से कुछ फैसले सख्त लिए, जो मुझे समझ आता है कि अगर कहीं पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, स्थानीय प्रशासन की टीम या किसी तरह से रेस्क्यू के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं, उसके लिए भी गंभीरता से अपनी योजना बनाई हुई है। और मैं ये कहना चाहता हूं आपके इस देश के सबसे लोकप्रिय चैनल के माध्यम से इस देश और विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को कि आपकी यात्रा सुगम होगी, मंगलमय होगी, सुरक्षित होगी। सिर्फ और सिर्फ निवेदन यह है कि आप लोग सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस और एसओपी तैयार होगी, उन नियमों का पालन करते हुए आइए। हपड़ा तपड़ी करने की जरूरत नहीं है, संयम से आइए। आपको सारी व्यवस्थाएं, और उत्तराखंड की जो जनता है, जो व्यवसायी है, मंदिर में आपके दर्शनों के लिए और आपके द्वारा इस प्रदेश में आपके आगमन के लिए हर तरह से तैयार है। आपका स्वागत है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। ठीक है प्रमोद जी, क्या तैयारियां सरकार की, क्योंकि यात्रा को शुरू होने के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं है, 30 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। देखिए रवि जी, परसी हमारे यहाँ जो है 4 धाम की यात्रा होती है जी, और ये हम सब लोगों के लिए बहुत गौरवान्वित भी हम सब लोग अपने को महसूस करते हैं कि भगवान बद्री, भगवान केदार, भगवान माँ गंगा जमुना ने हमारे इस सुंदर प्रदेश में अवतरित होकर के हम सब लोगों को कृतार्थ करने का काम किया। और ये भी हमारा सौभाग्य है कि पूरे विश्व के लोग उत्तराखंड की सुंदर वादियों में आना चाहते हैं, उत्तराखंड की हरियाली को देखना चाहते हैं, उत्तराखंड के धामों में आना चाहते हैं जी। और बहुत संख्या में लोग आना चाहते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि हर साल हमारे यहाँ जो है जो पर्यटन है और जो तीर्थाटन है उसकी जो गति है वो हर साल बहुत तेजी से उसको बढ़ने का काम वो कर रही है। चूंकि 4 धाम अब जो है बहुत शीघ्र ही जो है 4 धाम यात्रा की शुरुआत इस प्रदेश के अंदर होगी। जी। और जिस तरह से सरकार के वादे कर रही है, जिस तरह से सरकार ये बता रही है, तो निश्चित रूप में हम तो स्वागत करना चाहते हैं और दुनिया के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड देवों की धरती है, उत्तराखंड वेदों की धरती है। आप आइए, उत्तराखंड की धरती आपका इंतजार कर रही है। उत्तराखंड के सुंदर जो देवतुल्य लोग हैं वो आपके आने की प्रतीक्षा में हैं। आप भले ही हमारी टूटी फूटी सड़कों से आप आएंगे, भले ही आप हमारे यहाँ जो है जो भी हमारी व्यवस्था होगी, लेकिन हमारा भाव बहुत अच्छा है। उत्तराखंड का जो भाव है वो भाव हमारा अच्छा है और आपकी यात्रा मंगलमय की कामना के साथ में हम तीर्थ यात्रियों को ये कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड अद्भुत प्रदेश है। आप आइए, यहाँ की व्यवस्थाएं आपको सरकार के स्तर पर जितनी हो पाएंगी वो सरकार वादे कर ही रही है। और मैं तो भगवान बद्री और केदार से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे तीर्थ यात्रियों की जो यात्रा है वो मंगलमय हो, इस प्रदेश के अंदर कोई अनिष्ट दैवीय आपदा का न हो। ये प्रार्थना के साथ में हम यही लोगों को आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, उत्तराखंड की धरती पर आइए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपने कि उत्तराखंड की धरती में आइए। और जिस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं ये बता रहे हैं कि पिछले वर्षों में जो तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुंचे हैं, इस तीर्थाटन को इस बार और ज़्यादा उड़ान मिलेगी और जो संख्या है उसमें जिस तरीके से इजाफा होगा, यही वजह है कि सरकार भी ये कह रही है कि संख्या के लिहाज से ही तैयारियां की जा रही हैं। उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे साथ दीपक रावत जी हैं। दीपक जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार है और जिसकी सरकार रही है उनकी जिम्मेदारी बनी है, कई हज़ारों वर्षों से चली आ रही इस यात्रा को लेकर, लेकिन इस बार जो सरकार कह रही है और जो संख्या बता रही है, कुछ लगता है कि नया कुछ किया है सरकार ने? देखिए रवि जी, सर्वप्रथम तो ये कि सरकार का शायद लक्ष्य ये है कि सरल, सहज और सुरक्षित यात्रा पर ध्यान है और इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने प्रमुख सचिवों को 4 अलग अलग जो हमारे धाम हैं उनकी जिम्मेदारियां दे दी हैं और सही समय पर उनकी लगातार वो बैठकें ले रहे हैं जी।
और जिस प्रकार से पिछले साल में श्रद्धालु थोड़े से कम हुए थे, इस बार सरकार किसी भी प्रकार से अपने स्तर पर शायद कोई चूक नहीं करना चाहती। और दोनों ही ये दो धारी ऐसी तलवार है, जहां हम निमंत्रण देते हैं रवि जी कि आप आइए यात्रियों को पूरे प्रदेश भर के और पूरे विश्व भर के कि आप आइए हमारे चार धाम यात्रा पूरी करें, अपने जो आपको जिस धाम में जाना हो या चारों धामों में जाना हो, आप आइए और ईश्वर का आशीर्वाद लें। वहीं जिम्मेदारी हमारे पर इस प्रदेश के सारे जो जनमानस है उनके ऊपर, सरकार के ऊपर, सभी के ऊपर पड़ जाता है कि उनका एक अच्छा स्वागत भी होना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सरकारी रूप से हो, गैर सरकारी जनता के स्वरूप में हो, किसी भी रूप में। क्योंकि जब यात्री चलेगा तो वो तो ये सोचेगा कि मुझे चारों धाम, जो भी यात्रा जो जिस धाम में उसने अपना आस्था प्रकट कर रखी हो वहां वो जाएगा जरूर। लेकिन ये चीजें हमें प्रदेश के सारे लोगों को ध्यान में रखनी है कि वो यात्रा अच्छी तरह से संपन्न करके जाए। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी लगातार मीटिंगें ले रहे हैं, जिस प्रकार से जिस तरह से सरकार दावे कर रही है, लगातार बयान जारी हो रहे हैं, तो विपक्ष का सिर्फ इतना कहना है कि जो दावे हैं, ये बयान है, ये सिर्फ खाली समाचार पत्रों में छपने के लिए या जनता को कुछ देर के लिए ना हो, ये वास्तविकता धरातल पे भी उतरे। क्योंकि देखिए, ये सम्मान की बात है राज्य के लिए, यदि किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार के कोई भविष्य में कोई दुर्घटना हो, किसी भी स्वरूप में यदि यात्रा में कुछ विघटन पैदा होता है, तो इसका नुकसान पूरे प्रदेश को होगा, उन सभी को होगा जिनकी जीवनी साल भर की, पूरा साल, वर्ष भर का जिनका पूरा जो जीवन है वो इस पर निर्भर होता है, आर्थिक पर निर्भर है, जो इंतजार करते हैं, पूरे इंतजार करते हैं। बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोग हैं, ये खाली जो होटल वाले हैं या जो पंडित हैं, पंडित समाज है, ये नहीं है, बहुत से छोटे छोटे लोग भी हैं जो इससे जुड़े हुए रहते हैं, खच्चर वाले हैं, बहुत सी छोटी छोटी दुकानें हैं जो रोड के दोनों तरफ हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी का निर्भरता जो है इस यात्रा पर टिकी है। तो हम तो चाहेंगे विपक्ष के नाते कि सरकार जितने दावे कर रही है, जितने बयान दे रही है, वो धरातल पे अगर उतर जाएं तो निश्चित रूप से जो आंकड़े सरकार आज प्रस्तुत कर रही है कि 25 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है, तो निश्चित रूप से लग रहा है कि अगर प्रारंभिक रूप में, जब अभी यात्रा की शुरुआत भी नहीं हुई है, और वहां पर यदि इस प्रकार के आंकड़े दिखते हैं, लोग एक तरीके से उत्सुकता अपना जाहिर कर रहे हैं हम उत्तराखंड में आने के लिए, तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि जो है वो जरूर ध्वस्त होंगे अगर सब कुछ सही रहा। ठीक है प्रेम पंचौली जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि हर साल हमने देखा है कि यात्रा में श्रद्धालुओं के आने का इजाफा होता है। इस साल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 20 मार्च से शुरू हुआ था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, और अभी तक जो मोटा मोटा आंकड़ा आया वो आंकड़ा बताता है कि बहुत ज़्यादा जो है श्रद्धालु इस बार चारधाम यात्रा में पहुँचने वाले हैं। क्या श्रद्धालुओं के पहुंचने की संख्या के साथ ही यहाँ पर रही सरकार या मौजूदा सरकार, उनकी तैयारियां भी बढ़ी हैं समय के हिसाब से? कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उनकी छिछेलेदारी हो जी, सीधी बात है। और एक लाइन सरकारों की है कि मुस्कुराइए कि आप उत्तराखंड में हैं, लेकिन उत्तराखंड में आने से पहले जैसे 20 तारीख से, और अब आज कितने दिन हो गए जी, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी तो 20 दिन भी नहीं हुए, 20 दिन भी नहीं हुए। और इतने दिनों में, यानी कि आज 8 तारीख है, 28 दिन, मतलब 18 दिन में 25 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया। माना 25 लाख लोगों में से 5 लाख सिल्व हो जाते हैं, क्योंकि मन बदलता है आदमी का आने जाने का, या कोई तो 20 लाख लोग, 5 लाख और कर दो किसी निजी कामों से, 15 लाख लोग। मजाक है क्या? ये कपाट खुलने में अगर 15 लाख लोग आते हैं एकदम बल्क में, तो सरकार की छिछेलेदारी होगी। सड़कों की हालत हमारी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि प्रकृति के साथ आप वायदा नहीं कर सकते। कोई भी कांग्रेस भाजपा हो या जो भी सत्ता में रही है, वो वायदा नहीं कर सकती है, और करना भी नहीं चाहिए। अगर वो ईमानदार है तो उनको करना भी नहीं चाहिए। तो अच्छा ये हो कि आपका प्लान क्या है। माना कि दिल्ली से चलने वाला यात्री, आजकल यात्री सिर्फ धार्मिक यात्रा वाला नहीं है, जो टूरिस्ट जो आ रहा है उसको प्योर टूरिस्ट मानिए आप। वो हाथ भी जोड़ेगा, थोड़ा नेचर का भी एंजॉय करेगा, लोगों से मिलेगा, कुछ दिन रुकना चाहेगा। तो आपका प्लान होना चाहिए कि जो टूरिस्ट दिल्ली से चलेगा उसको पहले प्लान बना दो कि आपका रात का स्टे वहाँ फलानी जगह होगा, उसको 3 स्टे में। तो जब आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसमें आपका कॉलम होना चाहिए कि आप जब चलेंगे तो रात का स्टे आपका वहाँ पर होगा, उसमें येस और नो करेगा वो, समझ रहे हैं आप बात।
तब जाकर केदारनाथ पहुंचे। अब एकदम बल्क में पहुंचेंगे, मीडिया के लिए खबर बन जाएगी। और आजकल का जो सोशल मीडिया है, कोई जो न्यू मीडिया से लोग जुड़े हुए हैं, मतलब अनट्रेन वहाँ पर आ जाते हैं और उनको उनके व्यूवर बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की कई तरह की अनगढ़ चीज़ें आ जाती है। और उसमें स्टेट का बदनाम होता है, राज्य का बदनाम होता है, राज्यवासियों का बदनाम होता है। कांग्रेस भाजपा का बदनाम हो जाए तो आप और हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी। लेकिन राज्यवासियों का बदनाम होता है। मूल रूप से जो उस तीर्थ स्थल के आसपास के लोग हैं उनका बदनाम होता है। तो अच्छा ये हो कि सरकार अपनी जिम्मेदारी को कैसे उसको निर्वहन करे। आपने 4 IAS ऑफिसरों को कोई जिम्मेदारी दी है, ठीक है, तुमने मोटी मोटी किताबें पढ़ी है, वो तुमको पूरी याद, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन जो है बहुत डिफरेंट है। आपको पूछना चाहिए कि जब वहाँ एकदम 15 लाख लोग आ जाएंगे, माना 5 लाख लोग आ जाएंगे एक यात्रा में, 5 लाख लोग, 5,000 लोगों की जगह नहीं वहाँ पर। कोई भी तीर्थाटन हो हमारा, बद्रीनाथ में थोड़ा बड़ी जगह है और केदारनाथ में बड़ी जगह है। बद्रीनाथ में अगर 1 लाख लोग आ जाएंगे तो ऐसी की तैसी हो जाएगी पूरी व्यवस्था की। मानते आप इस बात को? तो सरकार अपना प्लान कम से कम लोगों को पूछे। इस प्रदेश में बहुत लोग हैं, पर जिनको आप पूछ रहे हैं उनको इस प्रदेश का नॉलेज नहीं है। मैं अपनी हैंडसम मुख्यमंत्री से ये आग्रह करूंगा कि भाई आपकी हैंडसमनेस तभी सामने आएगी जब आप यहाँ के लोगों को पूछेंगे। अरे मत पूछिए मुझे, प्रेम पंचोली को मत पूछिए, किसी और को पूछिए। तुम्हारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में बहुत योग्य लोग हैं, उनको पूछिए। तो बीच जी आपके पास, लेकिन आप पूछिए कि आपका प्लान क्या है। अब वो बहुत खुशी की बात है कि इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया। मेरे जैसे आदमी में तो इतना कि हमारे राज्यवासियों की आर्थिकी की रीढ़ है ये 4 धाम यात्रा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप जानते नहीं, अप्रोक्ष रूप से उनका पूरा 3 महीने में वो पूरा साल भर का कमा देते हैं, पूरा देश घूमते हैं और अपना 3 महीने में कमा देते हैं। अलग अलग काम है, आप काम की लिस्ट निकालेंगे, बहुत बड़ी लिस्ट है। लेकिन हमारे हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं हमारे जो नीति नियंता है ना, जो हमारे जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि है ना, उनका ध्यान पता नहीं किसको पूछते हैं। ये मैं मुझे बड़ा दुख होता है। अरे आपने कोई वेबसाइट बनाई, कोई रजिस्ट्रेशन किया तो सीधा रजिस्ट्रेशन कर दिया, बात खत्म। 25 लाख लोग और 30 अप्रैल को पहुंच जाएंगे, या 30 से 10 या 15 के बीच में पहुंच जाएंगे। एक बड़ा आंकड़ा है रवि, ये समझने की जरूरत है। और अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? लेकिन बुरा भी नहीं मानना चाहिए, अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अलग अलग तारीखें अगर उसमें दी गई होंगी तो उस हिसाब से मैनेजमेंट किया जाएगा, करना चाहिए। अगर किया है तो स्वागत है उनका, और नहीं किया है तो गलत बात है। कौन किसको पूछा आपने? इसमें क्षेत्रवाद का मामला नहीं है। क्या आपने उसको पूछा जो मैदानों में छेद करके नीचे से पानी ऊपर निकालते हैं? यहाँ तो चट्टान से निकलता है पानी। चट्टान से पानी निकलने से और जमीन के अंदर से पानी निकालने से मतलब आसमान और जमीन का अंतर होता है उसमें। ये नॉलेज उसी को होगा जो चट्टान का पानी पीता है, चट्टान से जो पानी की बूंदी निकलती है। तो ये हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? इस बात पे हमको आना चाहिए। वो ये खबरें हमारे लिए, मैं तो अपने न्यू मीडिया के साथियों को कई बार टोकता हूँ कि तुम खबर कैसे उठाते हो। अरे यार तुम व्यूवर बढ़ाओ अपने, लेकिन जिस खबर को उठाते हो वो खबर ऑथेंटिक ही होनी चाहिए। चाहे आप पार्टी बन करके खबर उठाओ, हम तुम्हारी खबरों में इंटरफेयर नहीं कर सकते। क्योंकि आप जब पैदा, कुछ मीडिया के साथ हमारे जो पैदा हुए, उन्होंने पैदा होते मोबाइल देखा, हमने तो नहीं देखा। हम तो बोतल में रस्सी डाल करके फिर मिट्टी के तेल डालकर उससे किताब पढ़ी, लेकिन हमने वो मोबाइल भी देखा। हम उस पीढ़ी के लोग हैं, हम सौभाग्यशाली लोग हैं। लेकिन तुमने पैदा होते हुए मोबाइल देखा, तुम उसी तरह के। लेकिन आप जिस खबर को पार्टी बन करके भी कर रहे हो तो उसकी ऑथेंटिक होनी चाहिए। मैं मीडिया के साथियों को कहता हूं, और मैं अपनी सरकार से ये आग्रह भी करता हूं, और हमारा जो हैंडसम मुख्यमंत्री जी, उनसे मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि वो मैं उनको बहुत व्यवहार कुशल व्यक्तित्व मानता हूं। एक्टिविटी का मतलब विकास के काम कितने अच्छे बुरे हुए उससे मेरा कोई इत्तेफाक नहीं रहता है, लेकिन उनका जैसा शिष्ट व्यक्ति शायद इस राज्य में पहले बार आया। जिस उम्र में है उस उम्र में इतना शिष्ट होना बहुत बड़ी बात है, इतना संयम होना बहुत बड़ी बात है। तो मेरी आप बात अगर उन तक जाए तो पूछिए आप अपने यहाँ के लोगों को, अपने संगठन के लोगों को पूछिए आप, लेकिन उत्तराखंडी लोगों को पूछिए जो चट्टान का पानी जो पीते हैं, ठीक है, जो जमीन के अंदर से खोद करके निकालते हैं मशीनों से ड्रिल करके, उसको मत पूछिए, उसको नहीं है पहाड़ का नॉलेज। ठीक है राज्यवीर जी, सवाल आप समझ गए। मुझे लगता है कि तैयारियों पर और ज्यादा स्पष्टता होनी चाहिए। राज्यवीर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे बड़े भाई पंचोली जी बहुत ही विद्वान और खास तौर पे उत्तराखंड के 13 जिलों की से और बहुत छोटी छोटी जानकारी
रखने वाले विद्वान साथी हैं, ऐसा मेरा समझना है। जी। और जो चिंता उन्होंने जाहिर करी है उस पर भी मुझे ये समझ आ रहा है कि उन्हें प्रदेश की आर्थिकी के साथ साथ जो यहाँ पे यात्री आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, उनको परेशानी ना हो करके भी गंभीर चिंता है। जी जी बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से बड़े भाई साहब को ये कहना चाहूंगा, आप निश्चिंत रहिए, आईएएस अफसर बेशक बड़ी बड़ी किताबों को लेकर जरूर आईएएस बनता होगा, उसको जिम्मेदारी मिलती होगी, और मेरे से बेहतर आप इस बात को जानते हैं। मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूं, मुझे ऐसा विश्वास है कि जो अधिकारी वहां गए हैं वो जरूर क्षेत्रीय लोगों से जानकारी लेकर जिस व्यवस्था की आप चिंता कर रहे हैं उस पर जरूर उनकी कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था, या जैसे आपने कहा कि 5000 श्रद्धालु अगर वहां आ जाए पैर रखने की जगह नहीं होगी, ये बात उनको स्वतः जब हजारों वर्षों पुरानी यात्रा चल रही है तो ये जानकारी उनको जरूर उनके जहन में होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, मंदिर चाहे मैदान में हो, मंदिर चाहे पर्वत में हो, मंदिर का जो एक स्वरूप है उसमें संख्या हर जगह निश्चित। आप मनसा देवी चले जाइए, पुण्यागिरी चले जाइए, धारी देवी चले जाइए, या हिमाचल के कोई मंदिरों में चले जाइए, मंदिरों में श्रद्धालुओं को भेजने की या किस लिमिट से भेजने की वो जरूर उन लोगों ने कोई ना कोई प्लानिंग करी होगी। और आपकी चिंता जायज है और मैं भी इस बात को गंभीरता से लेते हुए मानता हूं कि उनके पास व्यवस्था जरूर होगी, आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है। अच्छा, विपक्ष का एक सवाल है। विपक्ष ने ये कहा कि रील्स बनाने पर जो प्रतिबंध लगाया गया है 30 मीटर के दायरे में, तो विपक्ष का ये कहना है कि ये प्रतिबंध इस वजह से भी है कि वहां पर जो अव्यवस्थाएं हैं उनको सोशल मीडिया के माध्यम से न दिखाया जाए। नहीं नहीं नहीं, इस पे रवि भाई मैं ये कहना चाहूंगा, जब आप धाम की यात्रा पे जा रहे हैं तो 30 मीटर के अगल बगल तो कोई अव्यवस्था नहीं होगी। अव्यवस्था कहाँ होगी अगर वो किसी ने रील बनानी है तो जब वो ऋषिकेश से जाएगा वहां पे पार्किंग की अव्यवस्था बताएगा, जब वो दवाई मांग रहा होगा तो वहां अव्यवस्था बताएगा, फूड के पैकेजेस ओवर रेट मिल रहे होंगे वहां बताएगा, पानी साफ नहीं मिल रहा होगा वहां बताएगा। 30 मीटर के दायरे में जहां ईश्वर के दर्शन करने साक्षात, क्या आदमी इस व्यवस्था में होगा कि वो वहां पे खड़े होकर अव्यवस्था बताए? ठीक है। व्यवस्था, मैं कहता हूं मैं सड़क पे जा रहा हूं, कोई दुर्घटना होगी तो उस दुर्घटना को मैं वहां दिखाऊंगा जहां पे स्पॉट पे हुआ है, या जहां मैंने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है वहां जाके उस विषय पे बात करूंगा। ये नहीं होता है। ये तो देखिए विपक्ष की तो ठीक बात है, वो कहीं पर भी किसी भी यात्रा से इस यात्रा को लेकर कतई गंभीर नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, अभी पिछली बारी देखने को मिला था, वहां हमारे पंडित पुरोहितों ने इस बारे में ऑब्जेक्शन उठाया था कि जो वहां पे बैंड लेकर आ गए थे मंदिर में, और उस जगह पे जैसे संख्या बढ़ती है और आप एक बैंड लेके रील बनाने के लिए आपने जगह को घेर लिया है, दूसरे लोगों को आने जाने में समस्या हो रही है और आप अश्लीलता कर रहे हैं वहां पे, आप ऐसे तरह का नृत्य, ऐसे तरह के काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं वहां के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, और उस चीज के लिए वहां जगह नहीं है। तो इसलिए उस जगह पे रील बनाने की मनाही की गई। आप ऋषिकेश से जाइए ना, रील बनाते हुए जाइए 30 मीटर से दूरी तक, उस 30 मीटर में ऐसा क्या है जो आपको वहीं पे खड़े होकर रील बनानी है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये सवाल इस जगह पे है और उसके लिए पहले ही सरकार सचेत है कि ऐसे कोई काम ना, कि कोई लड़ाई झगड़े का, या जो प्रशासनिक वहां पे अधिकारी है उनको यात्रा सुगम करने के बजाय इस यात्रा को, इस लड़ाई झगड़े को ठीक करने में समय खराब करना पड़े। ठीक है। प्रमोद जी, आपके कुछ लोगों ने, नेताओं ने इस बात का सवाल उठाया था, ये जवाब है राजेश जी का। निश्चित रूप में देखिए, तीर्थाटन है और भगवान का स्थान है, और जो रील वाली व्यवस्था है उससे अव्यवस्थाएं होती हैं, सरकार का मानना बिल्कुल उचित है। लेकिन एक तरफ का मापदंड नहीं होना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और जो है भगवान के गर्भगृह में जो वीडियो बनाने का काम करते हैं उस पर राजेश जी क्या बोलेंगे? और आप बताएं ना, तो ये सब पे हो ना रील बनाने का। मैं आपको कहना चाह, मैं खुद जो हूँ एक धार्मिक व्यक्ति होने के कारण, एक जो है आस्थावान व्यक्ति होने के कारण मुझे भी लगता है कि मंदिर का गर्भगृह और मंदिर के अगल बगल अगर हम वीडियो बनाएंगे, रील बनाएंगे, तो वहाँ से अव्यवस्थाएं जरूर निश्चित रूप में होती हैं। लेकिन वो अव्यवस्थाएं सबके लिए हों, फिर या तो फिर उस पर प्रतिबंध सब लोगों का हो। ऐसा ना हो कि आम आदमी को आप जो है उससे दूर रखें, और जो आप वीआईपी के लोग जो आए, जो इस प्रदेश में मिनिस्टर के रूप में आए, जो इस प्रदेश में जो है केंद्र से लेके, प्रदेश से लेके जो तो उनको जो है उन पे भी ये प्रतिबंध हो, सबके लिए एक जैसा कानून बने, और सरकार जो चाहेगी वो बनेगा कानून। सरकार के हाथ में है और सरकार के
जो बनाए हुए नियम है उन पे ठीक सबको है। उनको फॉलो ठीक करना है, ही पड़ेगा। बिजली का जवाब ले लेता हूँ इस पर, फिर आगे बढ़ते हैं। बिज जी। मैं आदरणीय कप्रवाण जी से ये कहना चाहूंगा कि जब पिछली बारी वीआईपी दर्शन पे सवाल उठे थे, इस समय देश के सभी राज्यों में, बल्कि देश के अपने केंद्र शासित प्रदेशों में भी क्लियर सी सरकार की एक लेटर चले गया निर्देशों के साथ कि यहाँ पे वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। तो इस बात को आप ऐसे मान के चलिए, आपका सवाल अपनी जगह पे ठीक है। बेशक कांग्रेस की सरकार में ऐसा होता होगा कि नियमों का उल्लंघन होता होगा और आप इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो परपाटी कांग्रेस की चली आई है उस परपाटी को भारतीय जनता पार्टी नहीं दोहराएगी। अगर उसने कोई चीज स्पष्ट रूप से अगर केंद्रों में और केंद्र शासित प्रदेशों में और राज्यों में निर्देश दे दिए तो उसका सर्व पालन भारतीय जनता पार्टी के नेता भी करेंगे। और ये प्रत्येक उस नेता के लिए, प्रत्येक उस राजनीतिक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक उस वीआईपी के लिए ये नियम लागू होगा कि आपको उस जगह पे इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को मैं लेकिन अपने चैनल के माध्यम से विश्वास दिला लेकिन रील्स पर जो आप प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं, आज के दौर में जब एक व्यक्ति 4-4 मोबाइल फोन लेकर चल रहा है, तो ये चुनौती भी है सरकार के लिए। नहीं, देखिए, चुनौती पिछली बारी भी थी, जिस समय जब इस पे सवाल हमारे पंडा पुरोहितों के द्वारा उठाए गए थे, तो तभी तत्काल प्रभाव से ही इस पे पिछले वर्ष में मुझे अच्छे से ध्यान है कि उसके बाद रील्स बननी बंद हो गई थी। रील्स बनने पे पहले कभी कोई प्रतिबंध नहीं था। जब आप मंदिर प्रांगण पे एक चीज, एक जगह का घेराव कर देंगे जहां लोगों की संख्या अधिक है और वहां पे आप लोग उसको एक अलग ढंग से पेश करने की कोशिश करेंगे जिसमें सबको परेशानी होगी, तो उस पर कोई ना कोई क्या कहते हैं नियम कानून सरकार को लगाने पड़ेंगे। आज हम किसी भी मैदानी क्षेत्र के मंदिर पे भी जाते हैं, मैं अभी बीच में नर्मदा में गया था जहां से नर्मदा माता का उद्गम होता है, मैं अमरकंटक गया था। अमरकंटक में नर्मदा मंदिर के अंदर फोटो खींचना अनिवार्य रूप से मना था। अब क्या वहां पे पढ़ने के बाद भी कोई गलती कर रहा है तो उसके लिए इतनी उठापटक तो नहीं हो सकती, लेकिन नियमों को पालन हर एक श्रद्धालु ने करना पड़ेगा। ये हमारी भी विनती है, सरकार की भी विनती है और प्रत्येक प्रदेशवासी की विनती है कि इस तरह की किसी तरह की अव्यवस्था ना हो जिससे प्रशासन को सख्ती से कोई कार्रवाई करनी पड़े। ठीक है, अच्छा, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की आप लोगों की पहल की आप लोग बात कर रहे हैं, कैसे बढ़ावा देंगे इस बार स्थानीय उत्पादों को? क्या आप लोगों ने उसके लिए तैयारियां की हैं? देखिए, स्पष्ट रूप से खाने के रूप में, पहनने के वस्त्रों के रूप में या कोई ऐसी चीजें, चाहे जूट बैग या जो स्थानीय उत्पादन हमारे लोगों के द्वारा होता है, उसके लिए प्रत्येक व्यवसायी से, प्रत्येक व्यापारी से, एक ठेली वाले से भी ये निवेदन किया गया है कि जो हमारे क्षेत्रीय उत्पाद है उनको रख के उनको बेचने का प्रयास कीजिए। वो बेचने का प्रयास करेंगे तो लोगों को यहाँ की संस्कृति, खान पान, रहन सहन और किन चीजों की एक आप यहाँ से पहचान लेकर जा रहे हैं अपने राज्य में, तो उन चीजों को ऑटोमेटिक आपके अंदर भाव बढ़ेगा। और जब आप वहां जाएंगे, जैसे मैंने आपको अमरकंटक की बात कही, मैं वहां गया, वहां कंदमूल का प्रसाद है, वो 5 रुपए 10 रुपए में जड़ कंदमूल बेचते हैं। अभी मैं उत्तराखंड में बैठ के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। जो चीज वहां पे, अब कंदमूल यहाँ तो नहीं होते हैं, कंदमूल वहां होते हैं, तो मैं वहां की बात आपसे यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि मैं खाया भी और थोड़ा सा घर के लिए भी लाया। मैंने कहा देखो, राम जी जब वहां गए थे वनवास के टाइम पे तो उन्होंने ये चीज खाई। तो ऐसे ही हमारे जो क्षेत्रीय कंदमूल है, चाहे कंदमूल कहूं मैं या जो क्षेत्रीय उत्पादन है, चाहे हमारी भट की दाल है, सोयाबीन की दाल है, क्षेत्रीय मक्का आ जाती है, वहां के लाल चावल है, वहां के गेहूं के उत्पादन है, मक्के की रोटी है, वो मुंडवे की रोटी है, कई तमाम चीजें हैं। उन चीजों को होटलों पे रख के अगर बेचा जाएगा तो उसका अलग स्वाद आएगा। अब हम बिहार जाते हैं, वहां पे हमारे को कुछ और खाने को मिलता है, राजस्थान जाते हैं कुछ और मिलता है, गुजरात में उनका अपना स्वाद है। अब हम बीच में कहीं रुके, हमें पोहा और इमरती मिली खाने को, हमने वही खाया नाश्ते में। तो इन चीजों से हमें समझ आता है कि यहाँ पे ये उत्पाद होंगे तो कुछ चीजें लोग पहचान के रूप में भी ले जाएंगे, कुछ स्वाद के रूप में भी नया टेस्ट उनको मिलेगा। तो इन सब चीजों की तरफ सरकार को बढ़ावा देने की ये एक नई योजना बनाई हुई। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक तरफ तो यहाँ पर कोशिशें की ही जा रही है लोगों के माध्यम से, लेकिन सरकार का भी इसमें सहयोग रहेगा, खासतौर पर चारधाम यात्रा के दौरान। अब जिस तरीके से दीपक रावत जी बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और बात हो रही है रील्स पर प्रतिबंध की, बात हो रही है वीवीआईपी दर्शन की, इन तमाम चीज़ों को आप देखते हैं कि ये कोशिशें, तो पहले तो कोशिशों को आप कैसे देखते हैं कि ये कितने ज़रूरी भी है इनका होना, और इनको इम्प्लीमेंट करना धरातल पर सरकार किस तरीके से करेगी, जिन बातों को सरकार कह रही है? देखिए रवि जी, जिस खबर से सरकार को लगे कि उनकी छवि खराब हो रही हो, प्रदेश की छवि खराब हो रही हो,
या धार्मिक छवि खराब हो रही हो, उस पर तो सरकार प्रतिबंध जरूर लगाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। लेकिन जिन खबरों से ये कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि सरकार उसमें कुछ करने वाली है। क्योंकि जब कोई इशू बन जाता है और वो सरकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हो या व्यवस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हो या किसी भी रूप में सरकार के लिए हो या राज्य के लिए हो या जिस धाम में वो घटना घटित हो उसके लिए हो, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि सरकार कार्रवाई करेगी निश्चित रूप से, जहां वो रील बनाने की बात कर रही है या अव्यवस्थाओं की बात कर रही है। नहीं, लेकिन बिजली ने ये कहा ना कि 30 मीटर में तो कोई अव्यवस्था नहीं ना। अव्यवस्थाएं तो अगर किसी को दिखानी है तो वो तो शुरुआत से दिखा दे, जहां से यात्रा शुरू हो रही है। 30 मीटर के अंदर क्या अव्यवस्था? सरकार के बोलने से और लोगों के मानने में बहुत फर्क है। लोग व्यक्तिगत रूप से उसको कितना अनुभव करते हैं, कितना अनुसरण करते हैं सरकार की इस गाइडलाइन को, ये हमें तब पता चलेगा जब 30 शुरू होगी। पर रवि जी, मैं आप ही के इस सवाल के साथ एक और सवाल जोड़ना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा करी थी कि 4 धाम यात्रा जो होगी वो एक बोर्ड के माध्यम से होगी। जहां तक मुझे याद है, 4 धाम यात्रा प्राधिकरण। 4 धाम यात्रा प्राधिकरण। और आपको यह भी याद होगा कि इससे पूर्व जो मुख्यमंत्री थे हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने भी यात्रा को सुगम, सरल और सहज बनाने के लिए देव स्थापना बोर्ड की घोषणा करी थी, जिसका बहुत विरोध हुआ स्थानीय रूप में। और उस विरोध स्वरूप उनको अपना मंत्री पद तो गंवाना ही, उनको अपना जो मुख्यमंत्री पद था वो गंवाना पड़ा। मैं आपके माध्यम से पूछना नहीं, आप ऐसे कैसे कह सकते कि उस चक्कर में देखिए स्थितियां सबको पता है, क्या कारण थे क्या नहीं रहे। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, आप इसको चले माने ना माने, कि क्या कारण है कि पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने 4 धाम यात्रा प्राधिकरण की घोषणा करी और घोषणा मंच से कहा था कि अगली बार यात्रा यानी 2025 की जब हम बात कर रहे हैं, ये यात्रा प्राधिकरण के अंतर्गत होगी। अब आप मुझे बताएं कि क्या दिक्कत कहां है? प्राधिकरण अस्तित्व में क्यों नहीं आ पाया? जो उसके हक हुकूकधारी थे उनसे बात हुई नहीं हुई, तो ये तो चर्चा सरकार के स्तर की है। लेकिन विपक्ष होने के नाते, इस प्रदेश की जनता होने के नाते हम जानना चाहते हैं कि 1 साल बाद भी अब तक वो 4 धाम यात्रा प्राधिकरण अस्तित्व में क्यों नहीं आया? ठीक है, क्योंकि अगर बात हो रही है व्यवस्थाओं की, यदि बात हो रही है सरल, सहज और सुरक्षित यात्रा की, यदि बात है व्यवस्था एक नियमन बनाने की, नियमावली बनाने की श्रद्धालुओं के लिए, तो ये प्राधिकरण के अंतर्गत ही हो सकता है। ठीक है, मैं जवाब ले लूं इस पे। लेकिन क्या कारण है कि अब तक वो अस्तित्व में नहीं आया? ठीक है, बीज जी जवाब दे दीजिए, आखिर क्यों देरी हुई है? एक बात दीपक भाई ने हमारे कहा कि देवस्थानम बोर्ड बनाने की वजह से माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का मुख्यमंत्री पद चले गया, यही बात हुई है अभी। बिल्कुल। उसके बाद 2022 का चुनाव हुआ, हम लायक नहीं थे तो इन लायक लोगों को जनता ने क्यों नहीं चुन लिया? उसके बाद 2024 का चुनाव हुआ, हम लायक नहीं थे, जनता ने इन्हें क्यों नहीं लायक समझा, इन्हें क्यों नहीं मौका दे दिया? राजेश भाई, बोर्ड क्यों नहीं बना? 2024, 1 मिनट सवाल का जवाब सुन लो। आप बोर्ड नहीं बनाने की बात कर रहे हो। मैं भी बोल सकता हूँ, आप अपनी आदत को एक तो ठीक करो दीपक भाई। आप उंगली दिखाना बंद कर दोगे, मैं उंगली करना बंद कर दूंगा। आप अपने समय पे बोलो, जितनी आप ये उंगली दिखाना बंद करो ना, मैं उंगली करना बंद कर दूंगा। गंभीरता से सवाल का जवाब सुनो। उंगली मत दिखाइए, ये मैं उंगली करूंगा, ये उंगली मत दिखाइए, ध्यान रखना इस बात को। उंगली मत दिखाइए ना, बोलूंगा अगर आप उंगली दिखाएंगे, अरे उंगली करूंगा नहीं, उस उंगली का मतलब ऐसा कुछ गलत है, वर्चुअली बैठे हुए शायद उनको ठीक है, ठीक है, अरे उसको आप गलत मत लीजिए। ठीक, अच्छा एक मिनट दीपक, ठीक है, ये कोई तरीका नहीं है। अच्छा एक सेकंड, आपका एक मिनट, आपका जो सवाल था की आवश्यकता नहीं है भाई। दीपक जी सुन लीजिए, उठाने का मौका मत दीजिए, उंगली करूंगा, उंगली उठाने का मौका। बैठ नहीं पाओगे कुर्सी में, जवाब सुनिए। उंगली करूंगा, बैठ नहीं पाओगे कुर्सी में, शांति बनाए रखिए। अच्छा सुन लीजिए भाई, ठीक है, अच्छा प्राधिकरण नहीं बना पाए आप लोग, झूठ बोला आपने, प्रचार किया मुख्यमंत्री ने। दीपक जी सुन लीजिए, प्रचार किया, अच्छा एक मिनट उसको सुन लीजिए, मैं उसी पर सवाल है।
यात्रा प्राधिकरण सिंपल सवाल। नहीं हो रही ठीक है है। दीपक रावत जी सुन लीजिए आप। क्यों दीपक नहीं रावत जी स्वीकार कर रहे हैं आप लोगों आप? की आदत है डिबेट खराब करना। अरे क्यों नहीं हो रही है प्राधिकरण नकारे के हुए अंतर्गत? लोगों- मुख्यमंत्री जी ने नकारे स्वयं हुए घोषणा लोगों करी को थी। डिबेट खराब दीपक रावत जी जवाब सुन किसने लीजिए। आपने बोला? सवाल झूठ किसने बोला? किया, राजेश आपने भाई, सवाल किया, खुद ही आपने जवाब दे दिया। आप राजेश भाई, जवाब झूठ किसने बोला? जवाब भारतीय जनता पार्टी ये से सुन लीजिए। नकारे जनता से लोग झूठ डिबेट किसने को बोला? खराब करेंगे। मैं आप जानता हूं। स्वीकार करिए, जनता जब से झूठ हम किसने इनकी बोला? राजेश बकवास भाई, को इनकी बकवास को आप बताइए चुपचाप किसने झूठ सुनते बोला? हैं, जनता तो हमारा जवाब जनता सुनेंगे। से झूठ या तो किसने सवाल बोला? ना अच्छा, आप जवाब सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने सवाल बोला। करते हैं तो जवाब जवाब करिए ना इस बात नहीं को। मना नहीं किया ना, प्राधिकरण नहीं बनेगा ये तो नहीं कहा क्यों ना। नहीं बना? रखिए। ये नहीं कहा ना, क्यों नहीं आया? नहीं ये नहीं कहा है कि प्राधिकरण आप नहीं कहाँ बनेगा। गए थे? रुकिए, ये बनाने क्यों- 24 के किस चुनाव में कारण से क्यों हुआ नहीं है? ठीक है सवाल किया आपने, घोषणा क्यों करी फिर? तो जवाब सुन लीजिए। करिए। अरे घोषणा क्यों करी फिर? अच्छा, जवाब तो सुन लीजिए ऐसा है रवि भाई, जी। ये शालीनता से जवाब नहीं सुनना चाहते। ठीक है। क्यों? अरे आप- शालीनता आप- से आप- शुरुआत तो जानते आपने हैं। करी। आप फिर इस पर भी जवाब आपने आप नहीं इस पर किया, जवाब पूरे दीजिए। वर्जन में बोलूंगा। अब आप इस पर क्या जवाब हो मैं गया? दीजिए। इनके पूरे वर्जन में बोलूंगा। क्या हो गया उसमें? पूरे वर्जन में ठीक है, बोलूंगा। दीपक जी जवाब क्या सुन लीजिए। लेके बोल और के? ये कुछ नहीं दीपक बोल जवाब पाएंगे। कोई नहीं सुन रहा है। दीपक जी राजेश जवाब भाई, जवाब सुन लीजिए। प्राधिकरण ये नहीं बना। तुत्कारे दीपक जी हुए जवाब लोग सुन कुछ लीजिए। नहीं बोल स्वीकार क्यों पाएंगे। नहीं कर दीपक रहे जी आप? जवाब सुन लीजिए। रवि जी जवाब ये सुन तो लीजिए। नहीं अरे तो आया। उसी वो आपका सवाल है भाई, जवाब सुनेंगे आप। बताइए क्यों नहीं आया? सुन लीजिए आप राजेश ये जी। तुत्कारे में लोग कुछ नहीं सुनेंगे। अरे हम तो धुतकारे हुए, आप तो झूठे मैं मक्कार तुत्कारे में हो। लोग कुछ नहीं सुनेंगे। आप झूठे मक्कार हो जनता के सामने। मुख्यमंत्री अभी जी झूठे सब झूठे लोगों को साबित हो अंदर रहे बैठा हैं। रखा है। स्पष्टीकरण झूठे दीजिए। ठीक है, लोगों आगे को बढ़ते पुलिस ने अंदर ठीक है, आपको बैठा सुनना रखा नहीं है। है। स्पष्टीकरण देना झूठे पड़ेगा ना। नहीं तो आप सुनेंगे तभी अंदर मिलेगा बैठा स्पष्ट लोग हैं। नहीं, और आप- ऐसे ही नंबर आएगा। नहीं गलत बात है ना, आप झूठे जवाब ही नहीं लोगों सुनेंगे तो का कहाँ से नंबर मिलेगा। ऐसे ही आप कहाँ दे रहे हो? अरे तो सब- हमें मक्कार बोल रहे हैं। झूठे नहीं, लोगों का नंबर आपने ऐसे सवाल ही महत्वपूर्ण आएगा। किया। आपने कहा कि प्राधिकरण क्यों, आप सुनेंगे तभी जवाब जवाब देना मिलेगा। बोलिए, क्यों नहीं बना? किसकी गलती से नहीं झूठे बना? लोगों सुनिए का आप। नंबर ऐसे ही आएगा। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए आप। ठीक है बताइए ना, राजेश जी, राजेश जी किसकी कमी से नहीं बना? आप सुन लीजिए भाई। राजेश रवि जी भाई, ये झूठे लोगों की जमीन अब नहीं है। ये ये जमीन पर झूठे नहीं लोग है, बोल रहे ये हैं, हवा में है। अरे और हवा किसके- वालों को पहाड़ से किसकी नीचे गलती फेंका से है। नहीं बना? ये जमीन में बैठ के किसकी चार धाम यात्रा गलती की से बात नहीं कर बना? रहे आपका अस्तित्व हैं। में इनका नहीं हाल आया। देखिए, क्यों नहीं इनका हाल स्वीकार कर देखिए। रहे हैं? देहरादून के स्टूडियो में बैठ के अरे ये क्यों नहीं पहाड़ की स्वीकार बात कर कर रहे रहे हैं? हैं। राजेश जी, ये पलायन को छोड़ के से अरे मैदानी पलायन इलाके में में आए और बात पहाड़ की कर रहे हैं। 2025 में 10 ये करोड़ इतने का बजट तुत्कारे पलायन लोग हो गए हैं, आप अपने लोग। गांव से भी इनको पलायन लगा। आयोग को 10 करोड़ दे रखे आपने पलायन रोकने के इनका लिए। हाल- कुछ ज्ञान भी है एक आपको? सेकंड पहले प्राधिकरण पे जवाब ले लेते अरे हैं। ज्ञान भी है। ठीक है अब- इस बार बजट में पहाड़ पलायन आयोग को से- कितना दिया आपने? दीपक रावत जी, बात कर रहे हैं। दीपक रावत जी की आवाज डाउन कर दीजिए। क्या बात ठीक कर है रहे हैं? प्रेम पंचौली जी, प्राधिकरण की बात हो रही है। पंचौली जी से समझ लेते हैं। ठीक है, आवाज डाउन है सर, आपकी आवाज डाउन। पहाड़ की चिंता दिखा ठीक रहे है, हैं। पंचौली जी से समझ लेते उत्तराखंड हैं। का ठीक है बीजे एक मिनट। पंचौली जी, प्राधिकरण की बात हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था प्राधिकरण बनेगा, मना नहीं किया उस पर कि प्राधिकरण नहीं बनेगा, उस पर काम हो रहा होगा, इसको थोड़ा समझना चाहते हैं आपसे। देखो, कोई भी पॉलिसी या कोई अथॉरिटी या कुछ भी इस तरह का कोई नया निर्णय अगर सरकार लेती है तो हमारे पास हमारे उत्तराखंड में तो 2 सदन नहीं है, हमारे पास विधान परिषद नहीं है, लेकिन विधानसभा है। तो अगर सदन में अगर सदन को विश्वास में नहीं लिया जाता है किसी भी पॉलिसी को लेकर के, या कोई नया इंस्टीट्यूशन आते हैं या नया कोई कानून बनाते हैं या कोई नया डिपार्टमेंट बनाते हैं या पुनर्गठन करते हैं, उसके कई काम होते हैं सदन के अंदर। सदन अगर विश्वास में नहीं होता तो मामला निरस्त ही रहता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। 2004 में पंडित नरेंद्र तिवारी जी ने एक वाटर पॉलिसी बनाई, जल नीति, और उसमें बहुत सारी खामियां थी और बहुत सारे हमारे जैसे नौजवान तब बहुत उस अभियान में जुड़े थे जी। और उसी के पैरेलल पीपुल वाटर पॉलिसी बनाई गई जो नरेंद्र तिवारी को दी गई थी। और तिवारी साहब ने जो 9-10 संपादक थे, उसमें मैं भी एक संपादक मंडल में था, और हमें एक दिन एक रात के लिए पुलिस लाइन में अरेस्ट करके, जेल समझ लो, और अपने साथी भेज करके, सुबोध उनियाल को भेज करके हमारी जमानत करवाई और बाकायदा टेबल टॉक करवाई। 3 मिनिस्टर और 11 IAS ऑफिसर, सेक्रेटरी थे, प्रमुख सचिव थे विभागों के। लेकिन हमने जो बात रखी वो बात रखी गई, लेकिन सदन में हम तो सदन के एक भी नहीं थे ना, हम तो एज ए एक्टिविस्ट थे। जब सदन में वो प्रस्ताव गया तो सदन में वो प्रस्ताव गिर गया, वो नहीं बनी। और अंततः तिवारी जी को लगा कि ये इधर से तो जनता का विरोध है, इधर सदन पास नहीं कर रहा है, उन्होंने उसको जो है होल्ड कर दिया। आज तक होल्ड है वो, क्योंकि उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट था। मतलब अगर वो बाहर निकलती, उसमें एक लाइन मैं आपको बता दूं क्या थी कि जितने भी उत्तराखंड के पानी के जल स्रोत है उसमें एक ऐसी मशीन लगा दी जाएगी जो चारों तरफ से कंट्रोल रहेगी। उसमें जब 5 का सिक्का डाली तो नीचे से 1 गिलास पानी आ जाएगा, 1 का 2 का सिक्का, जो भी उसमें रोल था रखा हुआ। तो वही अथॉरिटी की बात है, वही 4 धाम विकास प्राधिकरण की बात है कि हमारे सदन में गया कि नहीं गया मुझे नहीं पूरा पता। यदि सदन में गया होगा तो शायद सदन में वो प्रस्ताव गिर गया होगा।
सरकारों में बड़ी दिक्कत होती है कि 70 लोगों को कैबिनेट में लाया गया था, या कैबिनेट में रह गया, कैबिनेट में रह गया था, तो सदन में उसमें नहीं। उसमें न तो हमारी गलती है, तो कैबिनेट में ही पास नहीं हुआ। न राजेश राउत जी की गलती है। वो एक टेक्निकल बेंच है, वो एक सत्ता का और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल का एक अनुशासन का एक वो तरीका अच्छा, है, बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे- हाँ। उस प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी नहीं है। नहीं, यहाँ पर ये भी समझना चाह रहे हैं कि सरकार ने यहाँ पर देवस्थानम बोर्ड की भी कोशिश की थी, अब प्राधिकरण की कोशिश की है, क्योंकि अब आम व्यक्ति ये कहता है कि बहुत ज़रूरी है हमारे 4 धामों पर एक समन्वय बनाकर अगर सभी लोग काम करें और उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए 6 महीने की यात्रा, 4 धाम यात्रा में लोगों ये की कितना जरूरी है और इसे कैसे सरकारों को करना भी चाहिए। बिल्कुल 4 धाम यात्रा में जो चारों मंदिर है ना हमारे, लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है। आप जगन्नाथपुरी जाइए, जैसे आप गेट के अंदर एंट्री करेंगे आपका मोबाइल बाहर रख दिया जाएगा। वो अंदर गेट के अंदर उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, मतलब परंपरागत व्यवस्थाएं हैं। वैसे हमारे उत्तराखंड के 4 धामों में यमुनोत्री मंदिर समिति की अपनी व्यवस्था है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री की अपनी व्यवस्था है। वहाँ के जो पंडा पुजारी और जो दूसरे तरह के लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, अब अपनी व्यवस्थाएं हैं। और उस व्यवस्था में छेड़खानी कर कि एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करना, बड़ा मूवमेंट खड़ा करने का मतलब कि बहुत सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करना, जो हमने देखा भी है, जो हमने देखा बहुत सारी चीजों में। ठीक है। तो अच्छा हो कि जितने धीरे से वो चल रहा है, क्योंकि ये तो मैंने भी यहाँ कई बार डिबेट में बोला, लेकिन मैं चुनाव जनप्रतिनिधि तो नहीं हूं ना। मैंने 70 के 70 विधायकों से उनके कानों में बोला कि हमें 4 धाम के लिए अलग से एक व्यवस्था करनी पड़ेगी, और उस व्यवस्था में बहुत सारी चीजें जो हमारे परंपरागत नियम है जो उसको जोड़ा जाएगा। आप अपने देश के कई कानूनों को देखो, बहुत सारे कानूनों में जो हमारे परंपरागत नियम कानून थे उसमें जोड़े गए हैं। और आज की डेट में जो महिला अधिकारों को लेकर के, बच्चों के अधिकारों को लेकर के जो परंपरागत पुराने कानून थे उनको जोड़ करके, उसको व्यवस्थित करके उसको जोड़ा जा रहा है। तो ये बड़ा काम है, उसमें राजेश राउत कुछ नहीं कर सकते। अगर वो जीत करके आ जाएंगे जिस दिन, उस दिन हम उनको पूछेंगे आप प्रस्ताव रखिए वहां पर। आपने देखा होगा कि सिर्फ हमारे सदन के अंदर तो गाली गलौज चलती है, कभी कभी दुख होता है, और गाली गलौज चलने के बाद एक विधायक ने सवाल उठाया और उसकी पार्टी के लोगों ने उसका समर्थन नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में कौन सा प्रस्ताव, कौन सी अथॉरिटी मतलब उसमें आएगी, प्रक्रिया में आएगी सामने। तो ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि भी अपने ही दल के लोग उसका समर्थन नहीं करते। वो तो धन्यवाद पब्लिक ने समर्थन किया और बहुत बड़ा एक डिसीजन आया और एक अच्छा मैसेज गया और सारे पहाड़ों मैदान के लोग साथ दिखाई दिए। और ये पहाड़ मैदान का सवाल ही नहीं है। मैंने उस दिन भी बोला, आज भी बोल रहा हूं, पहाड़ मैदान का उत्तराखंड में सवाल ही नहीं है, बिल्कुल भी कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल है ना। तो इसलिए ये है कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। ये हमको समझना है कि 70 के 70 लोगों को अगर विश्वास में नहीं लाया तो 1/3 बहुमत सदन के अंदर समर्थन में आना चाहिए, तब कोई प्रस्ताव, कोई पॉलिसी, कोई अथॉरिटी, कोई नया डिपार्टमेंट बनाने की जो जरूरत है, पुनर्गठन करने की जो प्रक्रिया सरकारों में चलती रहती है। हमने तो कई बार बोला कि जल संस्थानों, सिंचाई विभाग अलग अलग क्यों है। बेचारे हमारे बहुत पहले मुख्यमंत्री थे, वो भी चाह रहे थे, लेकिन तब तक दिक्कतें आई, उनके सामने बहुत सारी दिक्कतें आई। और आज भी कह रहे हैं सारे लोग कि जल संस्थान सिंचाई, मतलब जब से प्रदेश, ये देश आजाद हुआ, लोकसभा के अंदर भी प्रस्ताव जा चुके हैं कि सिंचाई विभाग, जल संस्थान, जल निगम का क्या मतलब अलग अलग। बिल्कुल, कई बार उत्तराखंड में इस बात का जिक्र हुआ, उत्तराखंड में जिक्र हुआ। तो ये बहुत सारी टेक्निकल चीजें फाइनल नहीं हो पाया। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशनली इसको हमको समझना है जी। और ये आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं, लोग डिमांड कर रहे हैं। हाँ। और जैसे जैसे डिमांड करेगी हमारे सदन, क्या पता आने वाले दिनों में हमारे यहाँ विधान परिषद भी बन जाए, क्योंकि कई सारी चीजें कुछ चीजों से गड़बड़ा रखी है। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर ये फैसला अगर लिया जाता है, हालांकि यही सवाल था उत्तराखंड क्रांति दल का कि इस पर क्या हुआ। अब तीनों पॉलिटिकल पार्टी से फाइनल कमेंट लेते हैं। राजीव जी, आज की चर्चा पर। रवि भाई देखिए, आज की चर्चा हर तरह से सकारात्मक है। जो जी विद्वान लोग हैं उन्होंने यात्रा कैसे अच्छी होगी अपने सुझाव देने की कोशिश करी, लेकिन जो हमारे राजनीतिक दल के साथी हैं जो आदत से अपने मजबूर हैं, जिनकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं ये स्पष्ट करती है कि उन्हें यात्रा होने से पहले उनके मन में यात्रा खराब कैसे होगी, पूर्व में जो यात्रा में खराबी की सुधार की कोशिश के बजाय उनके मन के अंदर आज भी ये चेष्टा है कि यात्रा के अंदर ये कमियां होंगी, वो गिनाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। यात्रा हर तरह से अच्छी होगी, जैसे शुरू में पंचोली जी ने बताया कि कोई भी सरकार ये कभी नहीं चाहती है जो आर्थिकी का मुख्य मार्ग है उसमें किसी तरह की बाधा है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि यात्रा में पूर्व अनुभवों से
कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले और जो कमियां रह गई हैं वो कमियां इस बारी हमारे श्रद्धालुओं को, यात्रियों को किसी भी प्रकार की झेलनी ना पड़े और उनकी यात्रा सुगम हो, मंगलमय हो और सुरक्षित हो। ठीक है दीपक राव जी। देखिए रवि जी, एक चीज़ तो निश्चित रूप से है कि आज नहीं तो कल ये जो नियमावली सरकार बना रही है, प्राधिकरण, बोर्ड या जो भी वो नाम देना चाहें उसके अंतर्गत लाना पड़ेगा। और जो स्थानीय लोग हैं, जो तीर्थयात्री हों या प्रदेश के बाहर के लोग हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो भी यात्री इन चार धाम यात्रा में जाना चाहो, उनको उनका अनुपालन करना अनिवार्य है। तो ये एक नियम आज नहीं तो भविष्य में बनाना पड़ेगा। अगर हम जिस तरह से लगातार हर साल यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है तो उन सभी को एक नियम के अंतर्गत यात्रा पूरी कराने का हमें एक कार्यक्रम करना ही पड़ेगा, कोई ना कुछ व्यवस्था देनी ही पड़ेगी ताकि ये यात्रा और ज़्यादा सुगम और ज़्यादा सरल और सहज और सुरक्षित यात्रा लोगों के लिए साबित। ठीक है, प्रमोद कपराउण शास्त्री जी। देखिए रवि जी, जो इस समय जो यात्रा का पीक पे हम पहुंचने वाले हैं, हाँ। बस सरकार से यही निवेदन है कि इस जो ये यात्रा है इसमें परिवहन जो व्यवस्था हो, जाम की स्थिति न लगे, लोगों को दिक्कतें न हो और जगह जगह पर जैसे कि अभी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि निजी जो ज़मीनें हैं उन पे पार्किंग की व्यवस्था, तो वो धरातल पे उतरे, लोगों को पार्किंग, क्योंकि अगर पार्किंग होगा नहीं तो जो हमारा स्थानीय व्यापारी है वो तो खाली गाड़ी देखने गिनने में ही गिनता ही रहेगा, उसको उसका बेनिफिट मिल नहीं पाएगा। और जो हमारे यहाँ लोग जो आस्था से लोग आएंगे, जो पर्यटन के लिए आएंगे, जो तीर्थाटन के लिए आएंगे, तो उनको खान पान में बहुत अच्छा सुझाव है कि भाई अगर वो जो है कोदा झोंगरा और जो है राजमा की दाल, आपका जो है जो स्थानीय हमारे पकवान हैं, अगर वो परोसे जाएंगे तो निश्चित रूप में हमारे लोग उसको उगाने का भी काम करेंगे और हमारे धामों में प्रसाद के रूप में भी हमारे जो यहाँ जो जिसको हम पैदाइश हमारा किसान जिसको पैदा करता है, हमारे यहाँ चौलाई जो है बहुत अधिक मात्रा में होती है जैसे, तो उसका प्रसाद के रूप में उसको देंगे जी, तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम यही जो है भगवना करते हैं कि ये यात्रा मंगलमय हो, ये यात्रा बहुत अच्छे से हो और लोग व्यवस्थित तरीके से इस यात्रा का आनंद लें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपने। और वक्त इतना ही है। प्रेम पंचौली जी, प्रमोद कपराउण शास्त्री जी, दीपक रावत जी, राज्यवीर जी, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में भाग लेने के लिए। क्वेश्चन आवर में हमने बात की चारधाम यात्रा की, क्योंकि करीब 20 दिनों का ही वक्त है, उसके बाद चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। और शुरुआत चारधाम यात्रा की जब होती है तो श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। कुछ नई तैयारियां हैं, सरकार की कोशिश है कि चारधाम यात्रा सफल हो, सुचारू हो और जो यात्री यहाँ पर पहुंचे, तीर्थयात्री, उनको किसी तरीके की कोई दिक्कतें ना हो। क्वेश्चन आवर में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह।
मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अरे पेट सफा, हर रोग दबा, एक ही जगह। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जी के स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। गंगोत्री के वेग से वाराणसी के मोक्ष तक, केदारनाथ से महाकाल के साम्राज्य तक, पहाड़ की सभ्यता से